तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पेपर एजुकेशन पर। आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं वाक्य भेद का दूसरा वीडियो। यदि आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो आपसे गुजारिश है साथियों कि उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए। बहुत छोटा सा वीडियो है, लेकिन उस छोटे से वीडियो में आप ये समझ जाएंगे कि आखिर वाक्य होता क्या है। ठीक है, तो आज दोस्तों हम मुख्य पाठ पढ़ेंगे वाक्य भेद का, वाक्य का वर्गीकरण। तो वाक्यों का वर्गीकरण दोस्तों दो प्रकार से होता है। सबसे पहले होता है अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार, उसके बाद रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार। अर्थ के आधार पर यदि पूछा जाएगा, आप बताएंगे 8 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं साथियों? सबसे पहले पढ़ेंगे विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य है, उसके बाद में साथियों आप पढ़ेंगे निषेधात्मक वाक्य है, उसके बाद पढ़ेंगे विस्मयवाचक वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है, संकेतवाचक और संदेहवाचक वाक्य है। लेकिन दोस्तों रचना के आधार पर यदि आपसे पूछा जाएगा, आप 3 प्रकार बताएंगे। आप बताएंगे दोस्तों सबसे पहले सरल वाक्य, जिसे आप साधारण वाक्य कहते हैं, उसके बाद में संयुक्त वाक्य है, और तीसरा जो प्रकार होगा वो होगा आपका मिश्र वाक्य। लेकिन एक बात जरा ध्यान से सुनिएगा साथियों, यहां से जो सवाल आते हैं रचना के आधार पर, ये आते हैं 70%, और यहां से जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं मात्र 30%। 30% पूछे जाते हैं, लेकिन इसका तात्पर्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसको पढ़ना भूल जाएं या पढ़ें ही ना। 30% क्यों आते हैं उसकी एक वजह होती है साथियों, क्योंकि विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक को पहचानना कोई बड़ी बात नहीं होती है, आराम से पहचान सकते हैं। लेकिन दोस्तों कंफ्यूजन कहां पे होता है? आज्ञावाचक और इच्छावाचक, आप ये मैंने निशान लगा रखा है, देख सकते हैं। आज्ञावाचक और इच्छावाचक को पहचानने में मुश्किलें हो सकती हैं। और साथियों दूसरा होता है संदेहवाचक और संकेतवाचक वाक्यों को पहचानने में। इसलिए साथियों यहां से कम पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों 2 मिनट यदि आप मुझे दे देंगे तो इसका कंफ्यूजन आप 2 सेकंड में हल कर लेंगे। कुछ भी गलत करना दोस्तों, वाक्य भेद का एक भी सवाल आपको गलत नहीं होगा। अब दोस्तों रचना के आधार पर 70% क्यों आते हैं? क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। लेकिन ये मेरा दावा है, इस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे, एक ऐसी ट्रिक मैं आपको बता दूंगा कि कुछ भी गलत करना, यहां से एक भी सवाल गलत मत करना। ठीक है, तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर, एक एक उदाहरण से समझते चलेंगे और बढ़ते हैं आगे। देखिए साथियों, सबसे पहले हम समझेंगे विधानवाचक वाक्य। इसे मैं कहूं कि इसको हम सरल वाक्य कह सकते हैं, लेकिन सरल वाक्य के प्रकार यहां पे नहीं आता, वो रचना के आधार पर आता है। लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल साधारण वाक्य होगा। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने खाना खाया। दूसरा वाक्य है साथियों, राम दूध पीता है। सिंपल है बिल्कुल। इसकी परिभाषा क्या होती है? परिभाषा यदि आप समझना चाहें तो जिन वाक्यों में दोस्तों किसी क्रिया का होना या करना पाया जाता है, विधानवाचक वाक्य कहलाता है। लेकिन आपको पहचान बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं होता। सबसे पहले आप देखेंगे, उसके बाद दूसरा निषेधवाचक वाक्य। तो निषेध में दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, ये नकारात्मक वाक्य होते हैं। इसमें कहीं ना कहीं नहीं लगा हुआ होगा, यानी कि जहां पर कार्य का नहीं करना पाया जाता है वहां पर दोस्तों होता है निषेधवाचक वाक्य। मैंने दूध नहीं पिया। उसके बाद तुम क्या कर रहे हो। तो यहां पे दोस्तों ध्यान क्या रखना है, कभी कभी आपसे पूछा जाता है सही वाक्य पहचानने के लिए, है ना, वाक्य त्रुटि जिसको आप बोलते हैं, तो कभी कभी ये चिन्ह आपको लगा हुआ दिखाई नहीं देगा। वहां पर क्या तो होगा, क्या होगा, क्यों होगा, लेकिन ये चिन्ह लगा हुआ नहीं होगा। तो चिन्ह यदि नहीं है ना साथियों, तो वह वाक्य भी गलत है। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्नवाचक वाक्य के लास्ट में ये प्रश्नवाचक चिन्ह का होना अनिवार्य है। यदि नहीं है तो वो वाक्य गलत है। तो छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है। तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों खा रहे हो, वह कहां जा रहा है। मतलब जहां सवाल पूछा जाए, जहां प्रश्न किया जाए, वहां पर होगा प्रश्नवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य, इसकी परिभाषा क्या कहती है दोस्तों? जिन वाक्यों से घृणा, खुशी, आश्चर्य, इन सब का बोध होता है, इन सब का बोध होता है, वह विस्मयवाचक वाक्य कहलाता है। ठीक है, लेकिन साथियों इसकी पहचान होती है, जैसे कि दोस्तों मैंने अभी बताया कि प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह का होना अनिवार्य है, उसी प्रकार विस्मयवाचक वाक्य में भी विस्मयवाचक चिन्ह का होना अनिवार्य है। इस चिन्ह से आप पहचान सकते हैं ना। लिखने को मैं इनके बहुत बहुत सारे उदाहरण लिख सकता था, लेकिन मैंने आपको समझाया था कि ये वाक्य आप आराम से पहचान सकते हैं। देखिए ये बिल्कुल सिंपल, और इसमें दोस्तों नहीं आ गया, इसमें कुछ ना कुछ दोस्तों प्रश्नवाचक शब्द भी होगा और प्रश्नवाचक चिन्ह भी होगा। उसके बाद यहां पर दोस्तों क्या होगा, परिभाषा यदि पूछी जाए तो आप कह देंगे जहां खुशी, घृणा, है ना, आश्चर्य हो, वहां पर साथियों विस्मयवाचक होगा। इसका चिन्ह, ये इसकी पहचान है। यदि ये नहीं है तो वो वाक्य भी गलत है। तो इन चारों को पहचानना बहुत इजी है। अब दोस्तों आज्ञावाचक और इच्छावाचक में परेशानी पड़ती है। कहां पड़ती है? देखिए आज्ञावाचक में इसकी, जैसे कि शब्द से ही मालूम पड़ रहा है कि आज्ञा दी जाएगी, तो आज्ञा से सवाल आ गया, है ना। जैसे कि
श्याम दुकान से दूध लाओ, ये आज्ञा दी है, तो यहां तो आप पहचान लेंगे। लेकिन इतना ही कुछ नहीं होता है, इसमें कुछ और भी छुपा हुआ होता है। जैसे इच्छावाचक में जिन वाक्यों में इच्छा व्यक्त की जाती है, अपनी इच्छा प्रकट की जाती है, इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं ना। जैसे कि आज मैं यही फल खाऊंगा, तो ये मेरी इच्छा हो गई। लेकिन सवाल यहां से नहीं आते, अंदर से पूछे जाते हैं, इसलिए कंफ्यूजन होता है। उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे हम मात्र 2 सेकंड के अंदर। तो चलिए साथियों, आप समझ लेते हैं आज्ञावाचक और इच्छावाचक वाक्यों में हम अंतर कैसे कर पाए। तो जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था कि इसमें आज्ञा तो होगी। जैसे साथियों, बाजार जाकर फल लाओ, मतलब किसी को आज्ञा दे रहे हो कि बाजार जाकर फल लाओ, तो यहां से आया आप आराम से पहचान लेंगे, क्योंकि नाम में ही छुपा हुआ है आज्ञावाचक वाक्य। और आज्ञा वाला ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आप उसको एकदम बता देंगे, बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। लेकिन साथियों, केवल आज्ञा ही नहीं होती है। मैंने कहा यहां से सवाल कम आता है, यहां से ज्यादा आता है। मतलब जिन वाक्यों में उपदेश भी दिया गया हो ना, उपदेश, तो वह भी साथियों हमारा आज्ञावाचक वाक्य में ही आता है। जैसे बड़ों का सम्मान करो, ये एक उपदेश दिया गया है ना। तो परिभाषा से भी आता है ना। ध्यान रखना साथियों, ऐसे पूछा जाता है कि जिन वाक्यों में उपदेश दिए जाते हैं वह कौन से वाक्य कहलाते हैं, तो आप कहेंगे आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, तो उपदेश दिया गया है कि बड़ों का सम्मान करो। ठीक दोस्तों, वैसे ही आप इच्छावाचक में जाएंगे तो अपनी इच्छा यदि व्यक्त की जा रही है किसी वाक्य में, तो आप आराम से पहचान लेंगे, क्योंकि नाम में ही है इच्छावाचक, तो वह इच्छावाचक वाक्य ही होगा। जैसे कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, मैं केवल यही फल खाऊंगा। लेकिन दोस्तों सबसे पहले इसकी परिभाषा ध्यान रखनी है। जिन वाक्यों में इच्छा, आशीष या शुभकामनाएं दी जाती हैं, शुभकामनाएं, आशीष मतलब आशीर्वाद दिया जाता है, वह वाक्य भी साथियों इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं केवल यही फल खाऊंगा, तो इच्छा से पता लग रहा है कि अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है ना, अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है, इसलिए इच्छावाचक में आ गया। लेकिन तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो, ये क्या है, ये आशीर्वाद है। ये क्या है, आशीर्वाद है, यानी कि आशीष है, तो ये उसमें आ जाएगा। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ये भी क्या है, इसे शुभकामनाएं कह दो या इसको भी आप आशीष कह दो। तो ये दोनों वाक्य दोस्तों इच्छावाचक वाक्य में भी आते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा था कि यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, अन्यथा आपको इससे पहले के जो हमने 4 टाइप पढ़े हैं उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इतनी बातें यदि आप याद रख लेते हैं तो आज्ञावाचक और इच्छावाचक में भी अंतर कर पाएंगे। अब दोस्तों 2 टाइप और बचे इसके। सबसे पहला है हमारा संकेतवाचक, उसके संदेहवाचक और संकेतवाचक। हाँ, आगे पीछे आप कैसा भी इसको पढ़ सकते हैं, तो उसमें भी कंफ्यूजन होता है, तो अभी उसको भी हम समझ लेते हैं। तो चलिए साथियों, अब देख लेते हैं हम संदेहवाचक और उसके बाद देखेंगे संकेतवाचक। तो संदेह से आप यदि कंफ्यूज हो तो मन में एक शब्द और रखिएगा जिसे आप कहते हैं संभावना, है ना। तो संभावना भी या संकेत भी जहां पर होगा वहां पर संदेहवाचक वाक्य कहलाएगा। देखिए संभावना कैसे होती है, शायद शाम को वर्षा हो जाए, एक संभावना है ना। तो ये कहाँ आएगा, संदेहवाचक वाक्य में आएगा। उसके बाद हो सकता है राजेश आ जाए, ये संदेह भी इसमें प्रतीत होता है कि हो सकता है। तो हो सकता है जैसे शब्द या शायद जैसे शब्द या संभावना जैसे शब्द जिस वाक्य में भी दिखाई दें, कौन कौन से शब्द, संभावना, शायद या हो सकता है, इस प्रकार के शब्द जिन भी वाक्यों में आपको दिखाई दें तो आप कह देंगे संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। और वैसे ही आप संकेतवाचक में याद रखें तो शर्त याद रख सकते हैं कि जिन वाक्यों में शर्त होती है, इसका तात्पर्य यह हो गया कि एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना, यानी कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होगी। शर्त है कि ऐसा होगा तो वैसा भी होगा, ऐसा होगा तो वैसा भी होगा, यानी कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है, उस शर्त के साथ निर्भर है। ऐसा जहां भी हो वहां पर आप कहेंगे साथियों कि वह हो जाएगा संकेतवाचक। और सबसे बड़ी पहचान मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इन वाक्यों के बीच में 100% तो होगा। जैसे देखिए, वर्षा होगी तो फसल भी होगी, वर्षा होगी तो फसल भी होगी, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, पिताजी आते तो अच्छा होता, ये भी एक क्रिया है ना। जैसे कि साथियों, यदि परिश्रम करोगे, परिश्रम करना एक क्रिया हो गई, सफल होना दूसरी क्रिया हो गई। तो एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। जैसे वर्षा होना एक क्रिया हो गई, फसल होना भी दूसरी क्रिया हो गई। तो एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है शर्त के साथ। जैसे कि वर्षा होगी तो फसल भी होगी, ये शर्त है, यानी कि यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, ये भी एक शर्त है। तो पहचान मैंने बता दी। तो अब दोस्तों इस वीडियो को ना थोड़ा सा यहीं पे रोकते हैं, लेकिन एक बात जरा ध्यान से सुनते जाइए।
दोस्तों आपने ट्रिकें प्रत्येक सब्जेक्ट की देखी होंगी। ईमानदारी से बताइएगा, क्या आपने कभी बर्तनी शुद्धिकरण की ट्रिक देखी है? नहीं देखी होगी, ना ही सुनी होगी। पर्यायवाची शब्दों की आपने ट्रिक देखी है? नहीं देखी होगी, आप केवल रटते होंगे। दोस्तों बर्तनी शुद्धि और पर्यायवाची शब्द जैसे ये टफ जो टॉपिक है, इनकी ट्रिक इसी चैनल पर निःशुल्क उपलब्ध है, आप जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों ईमानदारी से बता रहा हूं, यदि आपने वो वीडियो देख ले, आप जिंदगी में कुछ भी गलत नहीं कर पाएंगे, ना पर्यायवाची शब्द ना बर्तनी शुद्धि, क्योंकि हर किसी चीज के पीछे दोस्तों एक टॉपिक कार्य कर रहा होता है, एक ट्रिक कार्य कर रही होती है। ठीक है, तो वह सब कुछ समझा गया, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। आज का वीडियो हम यहाँ पर क्यों रोक रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अगर हम मिश्र वाक्य अभी पढ़ने लगे ना, तो उपवाक्य के लिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये 10-11 मिनट का आपका छोटा सा वीडियो है और अच्छे से ये समझ में भी आ गया। कल जो हम इसकी शुरुआत करेंगे, मिश्र वाक्य तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में उसके पढ़ेंगे उपवाक्य। तो आपका क्या होगा, वाक्य की 3 वीडियो हो जाएंगी। सबसे पहले आप बेसिक समझेंगे वाक्य क्या होता है, दूसरे में आप समझेंगे ये जो हमने आज पढ़ा अर्थ के आधार पर। कल जब हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर, तो उसमें उपवाक्य को भी हम शामिल कर लेंगे, क्योंकि सवाल वहीं से भी पूछे जाते हैं, वाक्य विग्रह से भी सवाल पूछे जाते हैं, तो वाक्य विग्रह भी हम कल पढ़ेंगे, है ना। तो 10-12 मिनट का वो वीडियो होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यदि दोस्तों आपको हमारी मेहनत पसंद आई है, तो गुजारिश है वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए या मत कीजिए, ये आपकी इच्छा है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।